स्टर्न-गर्लस्ट एक्सपेरिमेंट किया तो किसी और पर्पस से गया था, बट ये एक्सपेरिमेंट ये इस्टेब्लिश किया कि इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पिन होता है और स्पिन होने के कारण उनको एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एक एंगुलर मोमेंटम होता है, और स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +½ और -½ होता है। There are two possibilities of a spin magnetic quantum number. तो आपको पता है कि जब बोर के मॉडल में फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन एक्सप्लेन नहीं हो पाया, तो उसको एक्सप्लेन कर पाने के लिए कि 3 से 2 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 अलग अलग वेवलेंथ कैसे निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, तो उसके लिए जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने किया, सोमरफेल्ड ने रिलेटिविस्टिक करेक्शन इंट्रोड्यूस करवा के इलिप्टिकल मॉडल की बात किया और उसके आधार पर सोमरफेल्ड ने फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। इसके अलावा उहलेनबेक एंड गाउड स्मिथ ने, जो पहले हम डिस्कस किए थे, वेक्टर एटम मॉडल, उन्होंने थियोरेटिकली कल्पना किया था स्पिन का, कि शायद स्पिन नाम का कोई चीज होता है और उसके कारण से सारी चीजें हो रही हैं, और वो स्पिन एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम आ जाती है। लेकिन वो एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बाद में 1920 में स्टर्न-गर्लस्ट एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंटली इस्टेब्लिश किया जा सका कि यस, इट रियली सो हैपेन, इट रियली सो हैपेन। तो स्टर्न-गर्लस्ट एक्सपेरिमेंट की बात तो हम करेंगे, उसको हम लिखवा भी देंगे कि ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंप्लीट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन स्टर्न-गर्लस्ट एक्सपेरिमेंट एंड आल्सो डिस्कस हाउ कुड इट एक्सप्लेन द जेनेसिस ऑफ अ स्पिन क्वांटम नंबर। तो वो तो मैं पूरा लिखवा दूंगा आपको, लेकिन जो स्टर्न-गर्लस्ट एक्सपेरिमेंट का बुनियाद है, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस कॉन्सेप्ट पर इसको एक्सप्लेन किया जा सका, उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। हम एग्जैक्टली स्टर्न-गर्लस्ट एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पूरा लिखवाएंगे, अभी उसकी बुनियादी बातों को समझिए। बुनियादी बात यह है कि आप क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होइएगा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखें जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक टॉर्क लगाता है विच इज गिवन बाय P क्रॉस E। दूसरी बात आप जानते हैं कि अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है Q टाइम्स E। ये सब ISC लेवल की बात है। उसी तरह से अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल है या बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में क्या होता है, 2 पोल्स होते हैं। जैसे अगर ये बार मैग्नेट है तो एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, और ऐसा हम लोग कहते हैं ना कि पोल्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली एंड्स पर नहीं होते हैं,
एंड से थोड़े अंदर होते हैं और दोनों पोल के जो बीच की दूरी होती है इसको कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेट का मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। और जो मैग्नेट की कुल लंबाई है ये कहलाता है जियोमेट्रिक लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ जियोमेट्रिक लेंथ का 82% होता है। ये सारी बात आईएससी में आप पढ़े होइएगा। और अगर पोल स्ट्रेंथ है m, चार्ज का एनालॉग मैग्नेट में होता है पोल स्ट्रेंथ। हर पोल का अपना एक स्ट्रेंथ है। तो नॉर्थ पोल को माना जाता है पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट और साउथ पोल को माना जाता है निगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट। तो अगर पोल स्ट्रेंथ m है, m, तो मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ इंटू दोनों पोल के बीच का सेपरेशन ये कहलाता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट m। और जैसे पॉजिटिव चार्ज Q को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा Q टाइम्स E फील्ड के डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो चार्ज का मैग्नीट्यूड टाइम्स E ही होगा, लेकिन उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर m पोल स्ट्रेंथ का कोई मैग्नेटिक पोल है उसको b मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो नॉर्थ पोल पर फोर्स लगेगा m टाइम्स b फील्ड के डायरेक्शन में, और साउथ पोल पर फोर्स लगेगा m टाइम्स b फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी हर जगह सेम है और डायरेक्शन भी हर जगह सेम है। मैग्नेटिक फील्ड इज एवरीवेयर सेम, मैग्नेटिक फील्ड इज एवरीवेयर सेम। मान लीजिए z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड v है हर जगह। जितना फील्ड यहाँ उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, सब जगह बराबर फील्ड है इस दिशा। फील्ड का मैग्नीट्यूड भी है और हर जगह फील्ड डायरेक्टेड है पॉजिटिव z डायरेक्शन। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल रखो, यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल पर तो फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, कितना mb, और साउथ पोल पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, कितना mb। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस मैग्नेट पर जितना फोर्स ऊपर की ओर उतना ही फोर्स नीचे की ओर, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, नेट फोर्स उस पर 0 रहेगा, क्योंकि फील्ड हर जगह इक्वल है, फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह इक्वल है और डायरेक्शन हर जगह सेम है, तभी तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण नॉर्थ पोल पर जितना फोर्स लगेगा साउथ पोल पर उतना ही फोर्स लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों ऐड करके 0 हो जाएंगे, और इस तरह से नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्लियर? सो ए मैग्नेटिक डाइपोल, ये सारा आइडिया यूज करेंगे स्टर्न गर्लस एक्सपेरिमेंट में। ए मैग्नेटिक डाइपोल
या ऐसे लिखते हैं नेट फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। मैग्नेटिक डाइपोल कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, नेट फोर्स विल बी 0, लेकिन टॉर्क लगेगा। टॉर्क कैसे लगेगा? ये दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन कोलिनियर नहीं है, तो फोर्स अब फोर्सेज के लाइंस ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन, ये टॉर्क हो जाएगा। ये दोनों मिल करके मैग्नेट को घुमा करके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देना चाहते हैं। सो बार मैग्नेट और अ मैग्नेटिक डाइपोल, अ बार मैग्नेट और अ मैग्नेटिक डाइपोल experiences a net torque in uniform magnetic field, but not a net force, but not a net force, and this torque tends to align the magnet in the direction of applied मैग्नेटिक फील्ड। और टॉर्क कितना लगता है? तो जैसे यहां टॉर्क लगता है P क्रॉस E, तो यहां लगेगा M क्रॉस B। टॉर्क कितना होगा? टॉर्क होगा M क्रॉस B, मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट M क्रॉस B। क्लियर? मिटावें? ये सब तो जानते ही होइएगा, ये सब तो आईएससी की बात है। अब हम लोग एक बात ये करना चाहेंगे कि अगर किसी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन if a magnetic dipole or a bar magnet is placed in a non-uniform magnetic field? Non-uniform means the magnitude and direction of magnetic field may be different at different points. लेकिन हम लोग एक ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे जिसका डायरेक्शन तो हर जगह सेम होगा z एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, अलग अलग जेड पर। मिटाए ना इसको, बोलो। यस सर, मिटा दीजिए सर। जी सर। भारत से तो तुम लोगों का कॉलेज खुल गया ना? यस सर। मंडे से। फिर तो ऑनलाइन क्लासेस ड्रॉप हो जाएंगी सर। हाँ, मोटा मोटी तो ड्रॉप ही हो जाएगा। yes.
ज्यादा फायदा किसमें होता है, ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन में? बेसिस अलग अलग है सर। ऑनलाइन में मतलब वो होता है सर, फुल फोकस्ड होते हैं कि इसमें मतलब ये आज कर देना है ऐसे करके। ऑफलाइन में बातचीत ज्यादा करते हैं तो बहुत समझ के आगे बढ़ते हैं। दोनों का बेनिफिट अलग अलग है। उसमें इंटरेक्शन का मौका ज्यादा मिलता है। जी जी सर। सारे टीचर्स ले रहे थे ऑनलाइन क्लासेस अपने डिपार्टमेंट से? हाँ सर, कुछ कुछ हुआ है सर। कौन कौन लोग ले रहे थे? बीसी राय सर कुछ दिन लिए सर, मतलब अभी दो सप्ताह से उनका ड्रॉप है। और एके भी सर 2-3 क्लासेस लिए हैं। अनीता मैम एक दो क्लास लिए हैं। और केपी वाई सर कंटिन्यूअस लिए हैं सर क्लासेस। केपी वाई लिए? जी सर। अयान सर ने भी 5 क्लास तो मिनिमम लिया है, 5-6 क्लास। रजनीश सर ने भी लिया है सर, 3-4 क्लास वो भी लिए। रजनीश ने? जी सर। रजनीश क्या पढ़ाता है? सॉलिड स्टेट सर। अच्छा, वो सॉलिड स्टेट में भी क्या कर रहा है? वो सर अभी तो उसमें थे सर, वो बता रहे थे कि वो जो नहीं है सर, एक ट्यूब जैसे जे थॉमसन का ट्यूब है सर, उसी तरह से एक डिवाइस था सर। लास्ट क्लास वही था सर। उसको भले क्या ना बोलते सर, भूल गए सर। उससे कुछ बनाते थे सर। वो क्लास हम नहीं कर पाए थे सर लास्ट क्लास। और अयान क्या पढ़ाता है? स्टैटिकल सर। और लास्ट क्लास सर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे सर। ये 2 नए लड़के आए हैं, बट दे आर गुड। जी सर। क्या अयान ठीक पढ़ाता है? हाँ बढ़िया ही है सर। समझ अभी वो थोड़ा सा मतलब जैसे आप लोग हैं सर वैसे नहीं है सर। आप लोगों का थोड़ा सा बैकग्राउंड देने का तरीका अच्छा होता है सर। वहाँ पे बैकग्राउंड का थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी है उन लोगों को। सो बात है, टीचिंग तो एक्सपीरियंस डेवलप करता है। और रजनीश का कैसा है? वो तो उससे पढ़ाते हैं सर, अपना वो नोट्स लिख करके लाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का कोई प्रॉब्लम होता है तो उस पे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो वो नोट क्या मतलब पावर पॉइंट बनाए रहता है? नहीं सर, रिटन में अपने हैंड राइटिंग में लिखते हैं सर। अच्छा, अपने हैंड राइटिंग में अपना नोट्स पहले लिखता है और उसके हिसाब से फिर डिस्कस करता है। जी सर। ऐसे मतलब एक फ्लो में नहीं पढ़ाता? हाँ, मतलब उनका वो मतलब पहले से प्री डिटरमाइंड होता है, स्क्रिप्ट हो गया ना सर वो एक तरह से, तो स्क्रिप्ट के हिसाब से। चलो ठीक है। और अनीता क्या पढ़ाती है? वो तो सर 2 क्लास लिए हैं सर अभी। तो वो लैंग्वेज है ना सर, बेसिक एंड फोर्ट्रॉन की फोर्ट्रॉन है ऐसे कुछ। वो क्लियर नहीं हुआ है सर अभी तक उसमें कि क्या है वो। अच्छा। चलो, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल या अभी बार मैग्नेट की बात करते हैं तब मैग्नेटिक डाइपोल पर आएंगे। बार मैग्नेट placed in a non-uniform magnetic field. मान लो कोई एक ऐसे बार मैग्नेट, हम लोग दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन है L, और इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नॉन
नॉन यूनिफॉर्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना साउथ पोल के पास होगा उससे ज्यादा नॉर्थ पोल के पास होगा, बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लोग। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है B1, तो इस पर फोर्स लगेगा नीचे की ओर कितना, MB1, और इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर कितना, MB2। जहां क्या हम लोगों ने माना कि इस वाले ऐसे टिल्टेड रखे हुए हैं ना मैग्नेट को, ऐसे रखते तब तो दोनों का जेड कोऑर्डिनेट सेम होता, ऐसे रखे हुए हैं तो इसका जेड कोऑर्डिनेट ज्यादा, इसका जेड कोऑर्डिनेट कम है। मान लो ये है तुम्हारा XZ प्लेन और XZ प्लेन में मैग्नेट, तो इस वाले पोल का X कोऑर्डिनेट है X1, Z कोऑर्डिनेट है Z1, और इसका X कोऑर्डिनेट है X2, Z कोऑर्डिनेट है Z2। तो अगर इसको ऐसे मिला दें तो देखो यहां से यहां तक ये Z1 हो जाएगा, और यहां से यहां तक ये Z2 हो जाएगा। तो Z2 में से Z1 माइनस कर लोगे तो ये कितना है, ये है Z2 माइनस Z1, और यहां से यहां तक X2 है और यहां से यहां तक X1 है, ये है X2 माइनस X1, और ये वाला एंगल है मान लो थीटा, ये वाला एंगल है मान लो थीटा। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, देखो तो या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल ले लेते हैं। ये जो अपना बार मैग्नेट है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर डायरेक्टेड है, मैग्नेटिक फील्ड तो वर्टिकल डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अगर थीटा एंगल पड़े, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो नेट फोर्स कितना लगेगा बार मैग्नेट पर, तुम ही लोग बताओ। ये दोनों फोर्स इक्वल है क्या, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो नेट फोर्स लग जाएगा ऊपर की। दोनों अगर इक्वल एंड अपोजिट रहता तब दोनों ऐड करके 0 हो जाता। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, और नेट फोर्स किधर लगेगा, जेड डायरेक्शन, कितना हो जाएगा, MB2 माइनस MB1। तो नेट फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, MB2 माइनस B1, ऐसा। ओके, अब देखो अगर हम मैग्नेट के ज्योमेट्रिकल लेंथ से ऊपर नीचे गुना कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, ऊपर भी L से गुना कर देते हैं, नीचे भी L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, L से डिवाइड कर देते हैं, तो L से L कट जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। सो व्हाट डू वी गेट, ML B2 माइनस B1 बाई L से L कट गया, जो था वो बच गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसा लिख सकते हैं। और बताए थे ना कि पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल के बीच का सेपरेशन M टाइम्स L, इसको बोलते हैं मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट। M या M लिखते थे आईएससी में, अब अपर क्लासेस में म्यू लिखेंगे, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट को। तो ये है म्यू, M इंटू L हो गया म्यू टाइम्स B2 माइनस B1 बाई L, वेयर म्यू क्या है, व्हाट इज म्यू, वेयर M इंटू L को हमने म्यू लिखा, और ये क्या है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गिवन बार मैग्नेट, ऑफ गिवन बार
मैग्नेट। इसको थोड़ा और मैनिपुलेट करते हैं। हम मैग्नेट पर z डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स निकालना चाहते हैं। फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेट को रखे हुए हैं। क्योंकि हम दिखा चुके हैं कि अगर मैग्नेट को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स जीरो होता है। ए मैग्नेट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए नेट फोर्स इज देयर। मैग्नेट एक्सपीरियंसेस ए नेट फोर्स एज वेल एज ए नेट टॉर्क बोथ। तो z डायरेक्शन में नेट फोर्स हमारा आ गया म्यू v2 माइनस v1 बाई l। ओके, और cos थीटा से ऊपर नीचे गुना कर दो। ये सब मैनिपुलेशन अपने मन से कर रहे हैं। ऊपर भी cos थीटा से न्यूमरेटर को भी cos थीटा से मल्टीप्लाई करवा दिए, डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से मल्टीप्लाई करवा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो तो L cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो यहां से देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? इस एंगल का साइन, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस एंगल का साइन लेंगे तो P बाई H, ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 बाई L। और साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, इज Z2 माइनस Z1 बाई L। तो Z2 माइनस Z1 हो जाएगा L cos थीटा। तो L cos थीटा को लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1। तो ये हो गया। अच्छा, इस cos थीटा को म्यू के साथ ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस cos थीटा को म्यू के साथ ले लेते हैं, तो म्यू cos थीटा V2 माइनस V1 बाई L cos थीटा को लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1। अब अगर ये बार अच्छा, म्यू cos थीटा क्या है? म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इधर से इधर डायरेक्टेड होगा, म्यू वेक्टर। तो उसका उससे थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट होगा वो म्यू cos थीटा हो जाएगा। तो म्यू cos थीटा को हम लोग लिखेंगे, म्यू cos थीटा को लिख सकते हैं म्यू जेड, म्यू cos थीटा को लिख सकते हैं म्यू जेड। और म्यू जेड क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का जेड कंपोनेंट है। ये है जेड कंपोनेंट ऑफ म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। अब इसको जरा समझिए, अगर ये बार मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक डाइपोल है, एटम्स तो मैग्नेटिक डाइपोल होंगे, उनके दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का सेपरेशन, एटम्स क्यों मैग्नेट है वो हम बाद में समझाएंगे अगले क्लास में। लेकिन अगर एटम एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो एटम का डायमेंशन तो अंशम यूनिट का होता है ना, पिकोमीटर के डायमेंशन का होता है। तो ये सेपरेशन तो बहुत कम होगा यहां से यहां के बीच का। तो दोनों के z कोऑर्डिनेट में फर्क बहुत कम होगा, वो इनफाइनाइटेसिमल सेपरेशन होगा। तो Z2 माइनस Z1 विल बी Tz। और जब दोनों बहुत नजदीक नजदीक होंगे तो उन दोनों के पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस भी इनफाइनाइटेसिमल होगा। तो B2 माइनस B1 को हम लोग लिख सकते हैं Tb। तो इफ a magnetic dipole, if a magnetic dipole is placed in a non-uniform magnetic field, non-uniform magnetic field, then क्या होगा? Fz को क्या लिख सकते हैं? म्यू cos थीटा को लिख देंगे म्यू z, और V2 माइनस V1 हो गया dB, और Z2 माइनस Z1 हो गया dz। तो dB बाई dz।
ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे स्टर्न गर्लस एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स को समझने में। तो ये अपना मेन फॉर्मूला आ गया कि अगर आप किसी मैग्नेटिक डाइपोल को आप किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then the z component of force on that magnetic dipole is given by this formula. Fz is equal to mu z times dv by dz. ओके, तो आज इतना ही छोड़ रहे हैं और ये बुनियादी बात अब हो गई। यही फॉर्मूला यूज करके और अगले क्लास में हम लोग स्टर्न गर्लस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, क्या मिला और उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए गए, वो समझाने के बाद हम लोग पूरा का पूरा स्टर्न गर्लस एक्सपेरिमेंट लिखवा देंगे आपको बोल बोल करके, जैसे कि इम्तिहान में पूछा जाता है और जैसे आपको इम्तिहान में लिखना होगा। तो वो एक क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये नोट कर लिए हो या नोट करना है?